हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं डेली, और हमारा 2011 का जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये 2012 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसके पहले हमने आपको लगभग 8 वीडियो प्रोवाइड कर दी है 2011 से लेकर 2012 तक के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं। तो 2012 का 30 क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया है। आज 31 से हम लेकर चलेंगे, ठीक है? 31 से लेकर चलेंगे, और आप सभी अपना एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए, जैसे हम डेली कहते हैं आपको। और उसमें आप सभी अपने, जब हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो आप देखा करिए और अपने से खुद उत्तर दिया करिए। अगर उत्तर आपका सही होता है मेरे बताने के बाद उत्तर, तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। उसके बाद लास्ट में काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है, ठीक है? और प्लीज़ जो नंबर होता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। आप सभी देखते हैं वीडियो, लेकिन कोई भी कमेंट करके नहीं बताता कि हमने इतना नंबर पाया है। आप 4 नंबर ही पाते हैं, 2 नंबर पाते हैं, लेकिन प्लीज़ आप सभी कमेंट किया करिए, ठीक है? चलिए, पता है आपके कमेंट करने से हमें लगता है कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए या आप कितना कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की, इस तरीके से तो हमें भी अच्छा लगता है। और ऐसे अगर मैं स्टूडेंट को पढ़ाती रहूं और बच्चा सामने से बोले ना, तो मुझे भी लगेगा कि क्या ही हम कर रहे हैं, ठीक है? तो प्लीज़ आप सभी कमेंट किया करिए। चलिए 31 से हम देख लेते हैं। 31 में आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? आप एक टीचर हैं, संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ा रहे हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा? देखिए, अभी तक आपका जितना भी हमने पढ़ा है उसमें हिस्ट्री और भूगोल से सारी चीज़ें थी, जियोग्राफी से। अब देखिए धीरे धीरे आपकी क्या आ रही है, पेडागोजी से चीज़ें आ रही हैं। 30 क्वेश्चन हमने पढ़ाया जिसमें हिस्ट्री और जियोग्राफी की सारी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं। अब धीरे धीरे आपकी पेडागोजी आ रही है। चलिए, ऑप्शन ए है मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना, बी है परियोजना कार्य, सी है व्याख्यान पद्धति, डी है कहानी पद्धति। अब देखिए, एक टीचर है, अब संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाना है, तो आप किस पद्धति से पढ़ाएंगे ये आपको बताना है। चलिए उत्तर बताइए आप सभी। तो चलिए हम यहाँ पर जान लेते हैं, हम जो भी पढ़ाएंगे वो मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना पढ़ाएंगे, ठीक है? इस तरीके से हम पढ़ाएंगे। ये पढ़ाने का हमारा क्या होगा, सबसे बढ़िया तरीका होगा। आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश डैश पर बल देता है। जो आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है वो किस पर सबसे ज्यादा बल देता है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर। ऑप्शन बी है कम अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर मतलब अगली कक्षा पर प्रोन्नति करने। ऑप्शन सी है बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने। ऑप्शन डी है बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने। उत्तर बताइएगा कि जो आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है वो मुख्य रूप से किस पर बल देता है, ये बताना आपको। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं हम। जो आपका व्यापक और सतत मूल्यांकन होता है वो बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर क्या देता है, सबसे ज्यादा आपका बल देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी आपका पेडागोजी स्टार्ट हो गया है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 33 पर चलेंगे। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको याद करके रखिएगा या अपने कॉपी पर लिख लीजिए। आप उत्तर बताएंगे तो इसका जो ऑप्शन है इसके नीचे है, थोड़े ऑप्शन बड़े होते हैं ना, तो क्वेश्चन पीडीएफ में इधर उधर हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती हैं, लेकिन उसे उसके कौन सा आकलन करती है, रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके आगे चलिए देखते हैं द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है यह पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं। ऑप्शन बी है कि प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। ऑप्शन सी है मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग। ऑप्शन डी है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करना। तो क्या उत्तर सही होगा यहाँ पर बताइएगा आप सभी। तो चलिए हम यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। जो मानकीकृत परीक्षण होता है उसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। इसको हम बॉक्स बना देते हैं ताकि आप थोड़ा भी कंफ्यूज ना हो।
कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे क्या कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान को बच्चों को, सामाजिक विज्ञान के बच्चों को रहेगा, ठीक है, के बच्चों को डैश डैश के साथ लैस करना चाहिए। अगर एसएसटी का बच्चा है तो उसके किसके साथ लैस करना चाहिए? ऑप्शन ए है स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, ऑप्शन बी है सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता, ऑप्शन सी है जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, ऑप्शन डी है कि सामाजिक दबाव को झेलने की योग्यता। अगर आप एसएसटी के बच्चा, आपके पास एसएसटी का बच्चा है तो उस बच्चे को आप किसके साथ लैस करेंगे इन चारों में से? उत्तर बताइए सभी। तो चलिए यहाँ पर हम उत्तर बता देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारा बिल्कुल सही होगा कि स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की जो योग्यता है हम उसे क्या करेंगे, उसमें लैस करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपका है। देखिए आप सभी वीडियो ना लाइक कर दिया करिए थोड़ा, क्योंकि इतना देर तक बोलते बोलते मेरा सर दर्द होने लगता है। मैं थोड़ा मेहनत करती हूँ तो आप भी एक लाइक तो कर ही सकते हैं। अगर हम आपको इस तरीके से वीडियो बना के देते हैं इस तरीके से, तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं 35 पर। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन मतलब पारस्परिक अधिगम की विशेषता है? ऑप्शन ए है शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करता है, ऑप्शन बी है कि शिक्षिका विद्यालय में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करती हैं, ऑप्शन सी है सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है, ऑप्शन डी है भूलने के कारणों को संबोधित करते हुए सीखना अग्रसरित होता है। उत्तर बताइएगा क्या होगा। देखिए अब जो आपके पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे ना वो थोड़े बड़े बड़े होंगे, तो आप बोर मत होइएगा आप सभी। चलिए उत्तर देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही होगा। देखिए जो पारस्परिक अधिगम की विशेषता होती है वो यही होती है कि सीखने का जो उत्तरदायित्व होता है वो विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। यही हमारा अधिगम का क्या होता है, विशेषता होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 36 में आपसे पूछा गया है कि समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? ऑप्शन ए है उपयोगिता, बी है अकाट्यता, सी है प्रासंगिकता, डी है आपका समानता। उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पहले क्वेश्चन आप सभी नहीं पढ़ते ना फिर वो उत्तर नहीं हो पाता है, क्योंकि क्वेश्चन ही इसकी पूरी जान होती है। अगर क्वेश्चन समझ गए तो उत्तर देने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। चलिए उत्तर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो समानता होता है वही होता है, ठीक है, समानता शामिल करते हैं हम। ठीक है, जो समाज विज्ञान के नियामक मानदंड संबंधी आयाम होते हैं तो इन आयामों में से हम किसी समानता को शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। आगे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा है कि मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसमी संबंधी सूचना एकत्र करना उदाहरण है। देखिए मौसमी जो उपकरण है उसके द्वारा अगर हम मौसम संबंधी जो सूचना है उसको अगर हम एकत्र करेंगे तो उसका उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए है तृतीयक आंकड़ों का, बी है विधागत आंकड़ों का, सी है प्राथमिक आंकड़ों का, डी है द्वितीयक आंकड़ों का। तो सिंपल सी बात है कि जब हम मौसमी उपकरणों के द्वारा अगर हम मौसम की सूचना करेंगे, मतलब सूचना को एकत्र करेंगे, तो जो आपका प्राथमिक आंकड़ा होगा उसी के द्वारा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा है, तो ध्यान से देखिएगा आप सभी। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ पीटीए में, ठीक है, जो पेरेंट्स मीटिंग होता है उसमें पीटीए में अपने बच्चों को शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता का अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चे के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी है कि उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार के अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी आपका है सी है कि उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए
कहेंगे। ऑप्शन डी है कि उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। तो उत्तर क्या होगा बताइएगा। देखिए, पीटीए में बच्चे की शैक्षिक समस्या से निपटने के लिए अपनी अयोग्यता का अभिव्यक्त करते हैं। कौन? देखिए, जैसे प्रथम पीढ़ी में अधिगमकर्ता के अभिभावक, जो अभिभावक हैं वो शिक्षक अभिभावक के साथ में क्या करते हैं, पेरेंट्स मीटिंग होता है ना जैसे आप सभी का, तो वहां पर आए तो वो अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने के लिए अपनी अयोग्यता का को अभिव्यक्त, मतलब कि जैसे होता है ना, हम इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो वो पेरेंट्स आए कहते हैं कि देखिए मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मैं अपने बच्चे को प्रॉपर में नहीं पढ़ा सकता, मैं होमवर्क सही से नहीं करवा सकता। अब इस तरीके से अगर आपको वो कह के चले जाएं तो आप एक शिक्षक है तो आप क्या करेंगे, यही बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन को बस ध्यान से समझिए। तो देखिए, आप वहां पर कहेंगे क्या कि आप सबसे पहले ये काम करेंगे, उन्हें अपने बच्चे द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। जैसे किसी के पेरेंट्स हैं, अब उन्हें इंग्लिश नहीं आती या वो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो स्कूल में जाते हैं तो कहते हैं कि मैम देखिए हम पढ़े लिखे नहीं हैं और हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो आप उन्हें कहेंगे कि देखिए अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं, मैं होमवर्क देती हूँ या कुछ भी, तो आप देखिए बच्चा कितने टाइम तक पढ़ता है। ऐसा तो नहीं कि बच्चा 2 मिनट में पढ़ के उठ जा रहा है, 5 मिनट, इतना तो आप देख ही सकते हैं। तो आप पेरेंट्स को इस तरीके से समझाएंगे कि बच्चे का जो पढ़ने का टाइम है वो कितने कितने टाइम तक बच्चा बैठ रहा है पढ़ने, उस चीज के लिए आप क्या करेंगे, उन्हें सजेस्ट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञानों की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती हैं। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा में बातचीत करे, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए। ऑप्शन ए है कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणियों से संबंधित हैं। ऑप्शन बी है इस प्रकरण के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य। ऑप्शन सी है कक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक। ऑप्शन डी है इस प्रकरण पर आधारित आकलनों के का प्रकार। क्वेश्चन को पकड़िएगा आप सभी, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय आप लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ा रहे हैं, उस समय सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका है जो अपनी कक्षा में बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज में क्या करती हैं, से राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ को क्या करती हैं, बुलाती हैं। जैसे आसपास के कॉलेज है वहां से राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, उन्हें वो बुला रही हैं। जैसे आप ही अपने स्कूल में उनको बुला रही हैं, अब उनको बुला रही हैं लेकिन इससे पहले विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करें, जो बाहर से आ रहे हैं वो टीचर, इससे पहले कि वो आके कक्षा में जाएं, बच्चों से बात करें, उसके पहले आप किसकी साझेदारी बच्चों के साथ करेंगी। तो इन्हीं चारों में से बताना है कि उसके पहले आपको अपने क्लास में क्या क्या चीजें कर देनी चाहिए। कोई गेस्ट आ रहा है तो आपको, जैसे हमने आपको बता दिया कि ये गेस्ट आने वाले हैं, तो आप अपने किचन में जाके क्या करेंगे, आप अपने किचन में जाएंगे, अपना बर्तन नहीं धुला है तो बर्तन को धुल के गिलास व्लास रख लेंगे, पानी वगैरह जो भी रहेगा रख लेंगे कि हाँ अब टीचर आएंगे तो इन्हें हमें पानी पिला, अब गेस्ट आएंगे तो इन्हें हमें पानी पिलाना है, या गेस्ट आएंगे तो इन्हें चाय पिलाना है। चाय पहले से, अगर आपको पहले से पता है चीज़ें तो आप चाय पहले से रख देंगे। तो वही पूछ रहे हैं कि बाहर से वो राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ आ रहे हैं, वो आमंत्रित कर रही हैं, तो जब वो आ रहे हैं तो उसके पहले जब बात करें, बात उनके क्लास में जाए, बच्चों की क्लास में जाए, तो बच्चों के क्लास में जाने से पहले आपको क्या करना है यही बताना है। उत्तर बताइए आप सभी। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इस प्रकरण के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य होना चाहिए आपका। ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। देखिए क्या होता है कि कक्षा में विषय विशेषज्ञ के विचार व्यक्त से पूर्व शिक्षिका को छात्र इसके अनुदेशनात्मक उद्देश्य की चर्चा करनी चाहिए। आप चर्चा करेंगे और वांछित दिशा निर्देश को बताना चाहिए, मतलब जो भी दिशा निर्देश इसका है कि वो आएंगे, जैसे कि वो अचानक से पहुंचे तो आप क्लास में जाइए, बच्चों को बताइए कि देखिए आपके बाहर से टीचर आने वाले हैं, आप उनके रिस्पेक्ट में आप खड़ा होंगे, उन्हें गुड मॉर्निंग सर बोलेंगे, फिर वो बोलेंगे बैठने के लिए, तभी आप बैठेंगे, नहीं आप नहीं बैठेंगे। इस तरीके का आप उन्हें दिशा निर्देश बताएंगे ताकि छात्र क्या करें,
वक्तव्य से अधिगम ज्ञान अर्जन कर सके, मतलब ताकि बच्चे को पता हो कि अगर जैसे ये अभी अभिभावक आए हैं, सॉरी अभी ये जो गेस्ट आए हैं, इसके बाद अगर कोई और गेस्ट आते हैं तो मैम एक बार हमें बता दी है कि हाँ खड़ा होना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, वो कहेंगे बैठने के लिए तभी बैठना है। तो वो बच्चे भी क्या करते हैं कि वो दूसरी बार से वो सीख लेते हैं ये चीज़ें। देखिए बस यही यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन को इतना घुमा दिया है, बाकी इसमें है कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पर हम चलते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन ए है इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह उसके साथ संबंधित हो सके। ऑप्शन बी है कि इसे विशेषतः इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अनुमान नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी है इसमें अधिक लंबी पाठ्य सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए क्योंकि लंबी पाठ्य सामग्री को याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है। ऑप्शन डी है कि उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके। तो उत्तर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होगी, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होगी। राष्ट्रीय स्तर पे पूछा है आपको, ठीक है, उत्तर बताइए। तो चलिए देखिए, जब आपको राष्ट्रीय स्तर पर पूछे तो इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह उसके साथ क्या हो, संबंधित हो सके। ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है ग्लोब, बी है विश्व का राजनैतिक मानचित्र, सी है विश्व का भौतिक मानचित्र, डी आपका मोटर का पोस्टर। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा कि शिक्षण सहायक सामग्री आपके पास है तो आप महाद्वीप के अनुपातिक क्षेत्र आकार को दर्शाना है, तो इसमें से क्या लेंगे ये बताना है। तो जाहिर सी बात है कि हम क्या करेंगे, विश्व का राजनीतिक मानचित्र लेंगे ताकि उसमें हम महाद्वीप वाले क्षेत्रों को क्या करें, दर्शा सकें। अब देखिए अगर आप विश्व का नहीं लेंगे तो ये महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाने के लिए हम उपयुक्त नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें हमको 3 ही ऑप्शन देंगे, इन्हीं 3 में से एक सही है। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए है विद्यार्थी से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान तथा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरण पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। बी है आदिम जनजाति शिल्प कृतियों और पोशाकों को प्रदर्शित करना। सी है आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपनी जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के साथ उसे जोड़ना। अब देखिए सही तो हमें तीनों लग रहा होगा, लेकिन इसमें से जो सबसे बढ़िया सही है वो वाला बताइए। ठीक है, जो आपको स्ट्रांग लग रहा है उसको बताना है। कभी कभी सीटेट में क्या होता है ना आपको कि क्वेश्चन तो हमें ऑप्शन तीनों सही लगते हैं, लेकिन उसमें से जो स्ट्रांग होता है सही वही होता है। और ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, जो ऑप्शन बड़े होते हैं ना, आप देखेंगे ज़्यादातर वही सही होंगे। लेकिन हमेशा मत करिएगा कि ऐसा नहीं कि पढ़े ना और बड़े वाले पर टिक करके चले आए, ऐसी गलती मत करिएगा। जब आपको एकदम ना समझ में आए तब मैं बता रही हूँ कि बड़े वाले पे टिक कर दीजिएगा सीधा। तो यहाँ भी आप बड़े वाले पर ही टिक कर सकते हैं, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए सही कर लीजिए, टिक कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 43 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है। ऑप्शन ए है भीमबेटका, बी है बुर्ज होम, सी है इनाम गांव, डी आपका है हल्लर। तो आप सभी को पता है कि जो पूरा पाषाण स्थल है वो भीमबेटका की गुफाएं, आप सभी जानते हैं कहाँ पर है। उत्तर में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ है। चलिए अगला चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44 आपका है कि डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए है कि पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं का स्थानांतरित करने, बी है समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने, सी है विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देने। वो ज़्यादा पढ़ाते पढ़ाते ना वो कुछ और ही शब्द दिखने लगते हैं कभी कभी। डी है
कि वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देने। उत्तर बताइए क्या होगा। आप अपने उत्तर लिखा करिए, न आए ना तो आप तुक्का ही मार के लिखा करिए। क्या आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन आएंगे? क्या एग्जाम में भी तो आप तुक्का ही ना मारते हैं। तो जैसे एग्जाम में तुक्का मारते हैं वैसे यहाँ पे तुक्का मारिए। हो सकता है यहाँ का तुक्का मारते मारते आपको एग्जाम में तुक्का मारने तक हैबिट हो जाए और आप क्वेश्चन सही कर जाए। तो प्लीज़ आप सभी अपना पेन कॉपी लेकर बैठा करिए और वहाँ तुक्का लगाने की, पहले यहाँ तुक्का लगाने की कोशिश करिए। नहीं आता है तो तुक्का लगाने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कहती नहीं आप 100 में 100 सही करिए, तुक्का लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि हम एग्जाम टाइम में भी बैठते हैं तो हम वहाँ तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं। तो क्यों ना हम उन चीज़ों का पहले से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, चलिए उत्तर बताते हैं आपको। जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए सही कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। ये हमारा 45 है, लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है। ऑप्शन ए है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र। बी है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। सी है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। डी आपका है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र। उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए आप सभी उत्तर बताइए आप सभी। और जो बच्चे नए हैं ना, प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, बेल आइकन को क्लिक कर लिया करिए, और साइड में बेल आइकन दिया रहता है उसको क्लिक कर लिया करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी ना वो आप तक जरूर जाएगा। नहीं तो ऐसे क्या होता है, कुछ वीडियो नहीं जाते आपके पास, और मैं नंबरिंग कर देती हूँ। और मैं प्लेलिस्ट भी बनाई हूँ, जो वीडियो आप नहीं देखे होंगे वो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। कम से कम आपको 8 वीडियो आ चुकी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उसको। और CDP की भी कुछ वीडियो हमने लगभग 3 वीडियो हमने दे दी आपको अभी नए में। चौथी वीडियो आज आ जाएगी आपकी, उसको भी देख लीजिएगा। और बाकी हिंदी और EVS का रहा तो एक शायद 2 वीडियो हैं, तो उनको भी हम बना देंगे। ठीक है, और SST की तो आपको डेली आएगी, क्योंकि SST की क्लासेस जो है ना हर जगह नहीं मिलती हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब मैं और भी सब्जेक्ट रोक सकती हूँ, लेकिन मैं SST रोकूंगी नहीं। आपका SST में कराऊंगी, मैं ये कंफर्म है कि मैं SST कराऊंगी। क्योंकि पता है आपको ना CDP, EVS, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट आपको आसानी से यूट्यूब पे मिल जाते हैं, पर SST मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो SST में कराऊंगी आप सभी को। ठीक है, इसका उत्तर दे दीजिए आप सभी। तो चलिए देख लेते हैं, इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कि जो प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का जो संदर्भ है वो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र होगा। ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो हमारे पुराने बच्चे उनके लिए थैंक यू, क्योंकि उनकी वजह से हम आज इतना आगे बढ़े हैं। और आप सभी शेयर करेंगे तो हम और आगे जा सकते हैं, क्योंकि हम मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आप हमारे लिए एक लाइक तो कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।